हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एकेडमी। तो चलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है फ्रिक्शन। तो फर्स्ट स्लाइड में ब्लैंक लेके आया हूं क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है, क्योंकि फ्रिक्शन के साथ आप ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल लेवल में फ्रिक्शन के बारे में मैथमेटिकली कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो थोड़ा बहुत हम फ्रिक्शन के बारे में जान लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है। सबके मन में एक गलत कंसेप्ट बना हुआ होता है कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को हमेशा अपोज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन कभी कभी मोशन को सपोर्ट भी करता है और कभी कभी मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है। इट इज ए फोर्स, इट इज ए फोर्स which oppose the relative motion between two surfaces. The relative motion between two surfaces. ठीक है, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, फ्लोर है, और फ्लोर के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक का लोअर सरफेस और फ्लोर का अपर सरफेस कांटेक्ट में है ना। तो नॉर्मल फोर्स तो लगेगा, है ना। साथ ही साथ एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। देखते हैं कैसे लगेगा। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, एफ एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, तो ये जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अगर ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो इसका लोअर सरफेस और फ्लोर का अपर सरफेस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा। देखो, ये ब्लॉक का लोअर सरफेस और ये फ्लोर का अपर सरफेस, तो जैसे ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा। और जो फ्रिक्शन है वो तभी अपीयर होता है जब दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, और वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पे ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉक का लोअर सरफेस फ्लोर के अपर सरफेस के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक का लोअर सरफेस, और ये फ्लोर है और ये फ्लोर का अपर सरफेस। ठीक है, जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका लोअर सरफेस आगे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है। और फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ग्राउंड जो है ये क्या करेगा? ऐसे एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। ठीक है, और बदले में ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड के ऊपर इक्वल फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, उसको भी हम फ्रिक्शन बोलेंगे। तो ये फ्रिक्शन ग्राउंड के ऊपर भी लगेगा लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन सिर्फ ये ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर लगाएगा, नहीं, ब्लॉक भी ग्राउंड के ऊपर लगाएगा, लेकिन हम जनरली ये वाला फ्रिक्शन को देखते नहीं है, क्योंकि हम हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का देखते हैं, है ना। ब्लॉक कैसे मोशन किया, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, ब्लॉक का वेलोसिटी क्या है, कभी हम ग्राउंड के ऊपर नजर नहीं डालते। लेकिन ऐसा होता है, अगर ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया, 20 न्यूटन का लगाया, तो बदले में होगा क्या, जो ब्लॉक है वो ग्राउंड के ऊपर इक्वल अमाउंट में फ्रिक्शन लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसने लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिक्शन, जो कि बेसिक डेफिनेशन है जो आपको ये बताता है कि दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, है ना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन किसमें चलते हैं?
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जनरली यहाँ पे दो टाइप का फ्रिक्शन है, एक तो है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक एक करके बताता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसी स्लाइड में देखते हैं, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। उसी में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ। अच्छा देखो इधर एक फ्लोर है ना, फ्लोर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ब्लॉक है, ये मूव नहीं कर रहा है ना। हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम एफ एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा, आगे की तरफ चल नहीं रहा है। तो मैं जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसको कोई ना कोई तो न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, कोई ना कोई कैंसिल आउट कर रहा होगा। फिर बाद में पता चला कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, जो ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहा है यहां पे, है ना। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक, तो यहां पे पता चला जो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा है वो अपने आप को एडजस्ट करता है ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसे, थोड़ा सा देखते। अच्छा, ये ब्लॉक के ऊपर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये ब्लॉक नहीं चला, तो इसका मतलब ये 1 न्यूटन का फोर्स मेरा कहां गया, कोई ना कोई न्यूट्रलाइज किया होगा। किसने न्यूट्रलाइज किया, ये फ्रिक्शन ने न्यूट्रलाइज किया। किसने न्यूट्रलाइज किया, फ्रिक्शन ने न्यूट्रलाइज किया है यहां पे। ठीक है, 1 न्यूटन। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन है उसको हम क्या नाम देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम देंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन नाम देंगे। स्टैटिक मतलब क्या है, रेस्ट। यहां पे आप देख सकते हो दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, दोनों सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, फिर भी यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसका मतलब स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन है उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अगर दो सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है फिर भी फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और मैंने देखा ब्लॉक तब भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि न्यूट्रलाइज कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स को। फिर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी नहीं चल रहा, इसका मतलब 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगा। मैं 10 न्यूटन का 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फिर भी ब्लॉक नहीं चल रहा है। इसका मतलब मेरे 10 न्यूटन के फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो मेरा जो 10 न्यूटन का फोर्स है उसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स न्यूट्रलाइज कर रहा है 10 न्यूटन। ठीक, अच्छा, जैसे मैंने 11 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा एक्सटर्नल फोर्स को 11 न्यूटन के फ्रिक्शनल फोर्स न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ठीक, अच्छा, जैसे मैं 11 पॉइंट या चलते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हम 12 न्यूटन फोर्स लगाए, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट चल गया। यहां पे जो है ब्लॉक इज एट रेस्ट पे है, और ये जो फ्रिक्शन है दैट इज
स्टैटिक फ्रिक्शन, और 12 न्यूटन जैसे ही लगाया तो देखने को मिला 12 न्यूटन लगाने के बाद यहां पे ऑब्जेक्ट चल गया, ऑब्जेक्ट यहां पे चल गया। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स मैंने कैलकुलेट किया बिटवीन लोअर सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स मुझे मिला 10 न्यूटन का। अच्छा, ये जो 10 न्यूटन का जो फ्रिक्शनल फोर्स मिला, इसको क्या हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे या क्या बोलेंगे? ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है, इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे क्या बोलेंगे? ये मतलब आपको बताना है कि क्या बोलेंगे इसको। अच्छा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। फिर मैंने 14 न्यूटन लगाया, है ना। 12 न्यूटन में ऑब्जेक्ट चल जा रहा है तो 14 न्यूटन में ऑब्वियसली ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट चलेगा। फिर मैंने देखा कि दोनों सरफेस के बीच में क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने देखा जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स सेम रह रहा है, 10 न्यूटन। फिर मैंने 16 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके देखा, ऑब्जेक्ट ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ चल रहा था, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आया वही 10 न्यूटन आया। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ऑब्जेक्ट का लोअर सरफेस और फ्लोर का अपर सरफेस के बीच में क्या है बेटा? रिलेटिव मोशन है ना। जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन है, मतलब यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन नहीं बन रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में, मोशन में है ना, और फ्रिक्शन अपीयर हो रहा है। तो इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। और आपको ये याद रखना है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है। दिस इज सेल्फ एडजस्टेबल, जो अपने आप को एडजस्ट करता है, और ये जो है कांस्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज आपको सीखने की जरूरत है। 11 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। जैसे 11 न्यूटन को क्रॉस किया, हमने 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया तो ऑब्जेक्ट चलने लग गया। तो इसका मतलब 11 न्यूटन जैसे फोर्स अप्लाई किया, स्टैटिक फ्रिक्शन 11 न्यूटन का अप्लाई हो गया, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। देखो, पहले 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन, फिर 11 न्यूटन। अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक एडजस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये 11 न्यूटन तक एडजस्ट कर पा रहा है। उसके बाद अगर आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट चल जा रहा है ना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये जो 11 न्यूटन है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जनरली आपको 2 टाइप का फ्रिक्शन सीखने को मिला, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। आप बोलोगे सर लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो है, लेकिन आप खुद देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को कितना एडजस्ट कर सकता है ना, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जनरली 2 टाइप का होता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस में मैंने फ्रिक्शन ले लिया, वाई एक्सिस में क्या ले लेंगे? फ्रिक्शन ले लेंगे, ठीक है। यहां पे मैंने ले लिया फ्रिक्शन, और यहां पे मैंने ले लिया अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, ठीक। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, है ना। और जो फ्रिक्शन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो ये जो फ्रिक्शन बढ़ रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन लीनियरली बढ़ रहा है, अप्लाइड फोर्स के साथ कैसे बढ़ रहा है? लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक पर्टिकुलर अप्लाइड फोर्स पे जाके
स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके, जैसे कि इस एग्जांपल की बात करें, है ना, इस एग्जांपल पे की बात करें तो यहाँ पे 11 न्यूटन में अप्लाइड फोर्स जब 11 न्यूटन है तभी स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है ना। अप्लाइड फोर्स जब 11 न्यूटन का है तभी स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो है आपका, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, और 11 न्यूटन से अगर और ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा, और चल जाएगा तो क्या लगेगा, लगेगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ कांस्टेंट रहता है, कुछ ऐसा रहेगा, है ना। ये है आपका ग्राफ। तो ये यहां से यहां तक जो है आपको दिख रहा है ना, यहां से यहां तक का जो दिख रहा है आपको, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और है ना, ये जो दिख रहा है आपको काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पे लिखता हूं, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तो ऑलरेडी पता है आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपको एक चीज तो ये पता चल गया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होगा, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा छोटा होगा, ठीक। तो यहां से एक चीज आप नोटिस करो, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा, और चलने के बाद जो फ्रिक्शन अपीयर होगा सरफेस के बीच में, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलते हैं हम थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजों पे डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा। अच्छा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसके लिए फॉर्मूला है वो हम निकाल सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज केप्ट ऑन फ्लोर, ठीक है। इसका मास m है मान लेते हैं, फ्लोर के ऊपर रखा गया है ना। और यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर मोशन होगा तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो होगा, नहीं तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं। तो अगर देखेंगे तो ये ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो mg लग रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। और ये जो फ्लोर है ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी लगा रहा है ऐसे। और नॉर्मल फोर्स मतलब वो हमेशा सरफेस ऑफ कांटेक्ट को नॉर्मल होगा, है ना, ये नॉर्मल फोर्स, ठीक। तो
यहाँ पे अगर हम देखेंगे y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, तो y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू mg। यहां से आप नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स निकाल लिया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है, इफ लिमिटिंग, दिस इज म्यू एस इंटू एन। एन इज नॉर्मल फोर्स, म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट है ना, और ये कांस्टेंट का जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस, है ना। ये जो इसका जो वैल्यू है, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, अगर सरफेस ज्यादा रफ है तो म्यू एस का वैल्यू ज्यादा होगा, सरफेस अगर कम रफ है तो म्यू एस का वैल्यू कम होगा, इस तरीके से। ठीक है, और एन जो है दैट इज नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स आप निकाल सकते हो mg से। अगर y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो n इज इक्वल टू mg हो गया। ठीक है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करते हो, ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा। अगर चल गया तो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आपका क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? दैट इज म्यू के इंटू एन। एन इज नॉर्मल फोर्स, ऑलरेडी आपको पता है। म्यू के क्या है? इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और इसका भी वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। इसका भी जो वैल्यू है वो सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। ओके, म्यू एस म्यू के आपको पता चल गया। और मैं एग्जैक्टली बताऊं कि म्यू एस और म्यू के का वैल्यू क्या होगा, मतलब है ना, कितना बड़ा होगा। मतलब म्यू एस और म्यू के की जो वैल्यू होगा दैट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। इस जनरल केस में बात कर रहा हूँ, है ना। इन बिटवीन 0 एंड 1 आपको ये वैल्यू मिलने वाला है, म्यू एस और म्यू के का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे म्यू एस और म्यू के में कौन बड़ा होगा, है ना। इनके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे म्यू एस और म्यू के को अगर कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो आपको मैं जब ग्राफ प्लॉट कर रहा था तभी बताया था, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा। तो इसका मतलब जो म्यू के है ना, वो कहीं ना कहीं म्यू एस से छोटा होगा। म्यू के इज लेसर देन म्यू एस। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ फैक्ट याद रख लिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो पहला न्यूमेरिकल तो नहीं है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड्स अपॉन, है ना। जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, म्यू एस की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं म्यू एस ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑलरेडी मैंने बताया, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, है ना ही वो शेप एंड शेप ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर रखा गया है। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4।
चलिए इसका मास है 2 kg, इट्स प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, म्यू एस इज इक्वल टू 0.4। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। फोर्स ऑफ 2.8 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। कितना अप्लाई कर रहे हैं? 2.8 न्यूटन। ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, है ना, ब्लॉक एंड फ्लोर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा, स्टैटिक लग रहा होगा, नहीं तो काइनेटिक लग रहा होगा। देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा, कौन डिसाइड करेगा? पहले देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट कब चल जाएगा? जब एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो हम क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? म्यू एस इंटू एन, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे देखो, ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg नीचे लग रहा है ना, मास है 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, मतलब वाई डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू जी, और जी अगर मैं 10 लेके चलूं दैट विल बी 20 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। म्यू एस का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आएगा आपका 0.4 इंटू नॉर्मल फोर्स हो गया 20, है ना, तो ये हो जाएगा 4/10 कर देते हैं, 4/10 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। 4/10 इंटू 20 दैट इज 8 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 8 न्यूटन। मतलब यहाँ पे अगर 2.8 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग जाएगा 2.8 न्यूटन का, है ना। 3 न्यूटन लगेगा, 5 न्यूटन लगाओगे तो 5 न्यूटन लगेगा, 7 न्यूटन लगाओगे तो 7 न्यूटन लगेगा, 8 न्यूटन लगाओगे तो 8 न्यूटन लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 8 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके कहां तक जा सकता है? 8 न्यूटन तक जा सकता है। अगर आप 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाए तभी जाके ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो तभी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तभी लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कभी ये क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, है ना, थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई कर दूं, अगर फोर्स मान लो लग रहा है 10 न्यूटन, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, इसी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और आपको क्वेश्चन में, चलो थोड़ा सा मैं आपको इसको मॉडिफाई करके बताता हूं। इसी क्वेश्चन में अगर एफ एक्सटर्नल आपको 10 न्यूटन दे रखा है, म्यू के का वैल्यू आपको दे रखा है, देखो म्यू ऐसा अगर 0.4 है तो म्यू के हमेशा कम होता है, मान लेते हैं 0.3, है ना। तो क्या लगेगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि क्या लगेगा? अगर आप देखेंगे जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे चल जाएगा तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अभी क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा दैट इज म्यू के इंटू एन, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे? दे रखा है 0.3, 0.3, और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का, तो ये हो गया 3/10 इंटू 20, इट विल बी 6 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितने का लगेगा? 6 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझने की जरूरी है कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, चलते हैं, करते हैं। अच्छा, ये आपका आंसर हो गया, है ना, ये आंसर आपका है 2.8 न्यूटन, है ना,
आंसर पे टिक लगा देता हूँ। 2.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the frictional force of the air on a body of mass to 0.25 kg falling with an acceleration of 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर will be, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है 0.25 kg एंड इट इज फॉलिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली ये कितनी रेट से फॉल करना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हुआ है, मतलब एयर फ्रिक्शन लगा होगा, है ना, और ये फ्रिक्शन हमें कहीं ना कहीं निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, इस ऑब्जेक्ट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके ऊपर एक तो फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है और इसका जो वेट है mg ये नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है ना, mg नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब जो नेट फोर्स है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। और नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, बड़ा फोर्स पहले लिखते हैं, फिर माइनस छोटा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बाद में लिखते हैं। इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं, स्मॉल m और एक्सेलरेशन a, वैल्यू पुट करते हैं। हमें फ्रिक्शन चाहिए ना, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन को इस साइड लेके गया और इधर क्या हो जाएगा, mg माइनस mg माइनस m, ठीक है। तो यहाँ पे m कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, g माइनस a, ठीक है। तो m क्या है 0.25 kg, g माइनस a, g is 9.8, a is 9.2, I think 9.8 minus 9.2 that is 0.6, f is equal to 0.25 into 0.6. Let me calculate what is this value. .25 multiplied by 0.6. 0.15 क्या आंसर है, 0.15, ओके 0.15 न्यूटन ना। चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन, कुछ और कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।